नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नो श्रीवास्तव आज फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ज्वलंत और समसामयिक मुद्दा लेकर के। ठंड बहुत है, लेकिन ठंड के साथ साथ कुछ घरों में बहुत ज्यादा गर्मियां व्याप्त हैं। वो गर्मी है परीक्षाओं की। परीक्षाओं का मौसम आ चुका है। हर घर में बोर्ड की परीक्षा, जेई की परीक्षा, नीट की परीक्षा, इसके चर्चे चल रहे हैं। जैसे हमारे देश में त्योहारों का महत्व है, उसी तरह से हमारे देश में परीक्षाओं का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे तैयारी त्योहार की होती है, उसी तरह से तैयारी परीक्षाओं की भी होती है। खास करके बोर्ड का एग्जाम तो हमारे देश में एक, जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल देशभक्ति से परिपूर्ण एक माहौल क्रिएट कर देता है कि हर जगह उसी की चर्चा होती रहती है। जिन घरों में बोर्ड में बच्चे हैं या जिन घरों में जेई की तैयारी हो रही है, नीट की तैयारी हो रही है, क्लेट की तैयारी हो रही है, उस घर में एक कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना। पेरेंट्स भी तनाव में, बच्चे भी तनाव में। परीक्षा की तैयारी कैसी होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से उसके लिए तैयार होना चाहिए और पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए और खुद स्वयं भी पेरेंट्स किस तरह की भावना रखें, किस तरह से बच्चों का सहयोग करें और स्वयं भी बच्चों की सफलता असफलता को लेकर किस तरह तैयार रहें, यह एक विषय इस समय मेरे दिमाग में चल रहा था। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं अपने साथ लेकर के आई हूं लाइफ एंड वेलनेस कोच संजीव पांडे जी को, जो कि आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे अभिभावकों को और हमारे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों को एक सही निर्देश, सही दिशा दिखाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूं संजीव पांडे जी को। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे मंच पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और संजीव पांडे सर जी एक लाइफ एंड वेलनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देश में अनेक स्थानों पर ये अपनी सेवाएं दिया करते हैं। हर प्रकार के स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहां भी इनकी आवश्यकता होती है, ये अपना सेवा प्रदान करते हैं और एक मोटिवेशनल के रूप में इतना इनकरेज करते हैं जो बच्चों को एक सही दिशा दिखा सकता है। आज मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आऊंगी। सर हमारे मंच पर बहुत बार आ चुके हैं, आपसे सभी परिचित हैं सर की योग्यता से, सर के कामों से। तो आज मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगी, सीधा मैं अपने विषय पर आऊंगी। और सर आपके सामने मैं सबसे पहले सवाल रखूंगी, परीक्षा का माहौल क्या आपकी भी नजरों से गुजर रहा है? आपने भी देखा है कि आसपास कैसा माहौल चल रहा है? क्योंकि आप बहुत से स्कूल्स में जाते हैं, बहुत से कॉलेजेस में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां होते हैं वहां भी जाते हैं। परीक्षा का जो माहौल तैयार होता है, वो क्या इस समय आप कुछ अलग देख रहे हैं? जो साल भर की स्थिति होती उससे आज का माहौल आपको अलग कहीं कुछ दिख रहा है सर? बिल्कुल, वो तो है ही है, नेचुरल है, क्योंकि जहां जहां बच्चे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाली स्टेज में हैं और साथ में जैसे आपने कहा था ना कि जो कि जेई की या नीट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर घर में स्ट्रेस है और जायज है। ऐसा नहीं है कि वो नाजायज स्ट्रेस नहीं है। और इसे एक खास तरह का प्रेशर होना भी चाहिए परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो परफॉर्मेंस का स्ट्रेस और परेशानी वाला स्ट्रेस, ये दो अलग अलग तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं। तो वो दिखता है। बच्चे हैं, जहां मैं रहता हूं वहां भी बच्चे हैं, तो वो एक आध दो बच्चे आते हैं कभी कभी मेरे पास अपनी दिल की बातें करने के लिए। तो स्ट्रेस तो है ही है और पेरेंट्स का स्ट्रेसफुल होना भी जायज है कुछ हद तक, और वो पास ऑन बच्चों पे भी होता है। फिर बच्चों पे स्ट्रेस अलग अलग तरह से आता है, केवल पेरेंट्स से नहीं आता है, अपने पीयर ग्रुप से भी स्ट्रेस आता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे भी बड़ी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कहानियां चला करती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस भी आता है। जी हाँ सर, स्ट्रेस तो है। तो आज मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करूंगी कि बच्चों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए अपने, जब बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, वैसे तो वो तैयारी पढ़ाई साल भर करते हैं,
लेकिन जब परीक्षा का समय आ जाता है, खास करके दिसंबर एंड जब होता था, जनवरी से परीक्षाएं प्री बोर्ड वगैरह नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती हैं। जी इस समय में बच्चों को अपना किस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए? उन्हें अपनी पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने एंटरटेनमेंट को? ये 4 चीज़ें इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर वो पढ़ रहा है तो भी उसे इन चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा समय देना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आपसे ये सवाल करूँगी कि उन्हें अपने जो 24 घंटे का उनका एक दिन होता है, इस 24 घंटे को वो कितने भागों में बाँट करके अपनी पढ़ाई करें, ताकि वो एक अच्छा स्कोर भी क्रिएट कर सकें और साथ-साथ मेंटली, फिजिकली फिट भी रहें, किसी तरह का स्ट्रेस ना झेलें। तो सबसे पहले मैं आपका इन चारों पे कितना उन्हें फोकस करना है, इस बारे में बताइए प्लीज। ओके, आपने एक बड़ा विशाल प्रश्न सामने रख दिया है वैसे। कई सारी चीजें एक साथ आती हैं इसमें कि देखिए, पहले तो जो बच्चे, जब हम जनवरी फरवरी की बात करते हैं तो उस समय तक स्कूल में सिलेबस खत्म हो चुका होता है और रिवीजन वाली स्टेज में होते हैं मोस्टली। तो जी पहले तो रिवीजन के जो तरीके हैं, रूल्स ऑफ रिवीजन इसको हम कह जी सकते हैं, वो सही तरीके से सीखने चाहिए बच्चों को और उसी हिसाब से वो रिवीजन करें। इसको हम एक सिस्टमेटिक रिवीजन बोलते हैं, लूप की रिवीजन होती है। जब मैं बच्चों को कोच करता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज के बच्चों को भी कोच करता हूँ, तो जी हम लोग उसमें रिवीजन के ऊपर बात करते हैं। लूप की रिवीजन होती है, फिर एक रैंडम रिवीजन होती है। तो जितना भी आप पढ़ें, बच्चों के लिए है कि जितना भी आप पढ़ें उसको पक्का करते जाना होता है। ये नहीं कि हम आगे चलें और पीछे को भूलते जाएं। तो राइट टेक्निक्स ऑफ रिवीजन, राइट टेक्निक्स ऑफ स्टडी। तो जैसे एक जी बहुत ही सिंपल सा सूत्र होता है, उसको हम बोलते हैं 137 का। जी 137 का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक मैं आज पढ़ रहा हूँ, आज को हम 0 डे मानते हैं, फिर मैं उसको कल उसका क्विकली उसको रिवाइज करता हूँ, फिर मैं 2 दिन का गैप देके फिर तीसरे दिन फिर रिवाइज करता हूँ, फिर अगले दिन, फिर 3 दिनों का गैप देके मैं 7वें दिन फिर रिवाइज करता हूँ। तो जो ये ब्रेन के लर्निंग साइकिल पे बेस्ड है। और हाँ अगर सर, हमारे इसको पास, आप एक बार प्लीज फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जो आपने अभी ये डिवाइड किया इन चीजों को एक बार बच्चों के लिए। इसको बोलते हैं 137 का रूल। 137, 137 ओके। का रूल यानी आज अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ तो वो 0 डे है, तो जी कल विल बी फर्स्ट डे। जैसे आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख को मैं जो पढ़ता हूं तो मैं उसको 7 तारीख को क्विकली रिवाइज करूंगा और फिर मैं 8 और 9 का गैप दूंगा। जी फिर मैं 10 तारीख को फिर रिवाइज करूंगा। जी फिर मैं 11 12 13 14 का गैप देके मैं, या शायद कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी है 3 दिन का गैप फर्दर आ जाएगा, फिर मैं उसके अगले दिन फिर रिवाइज करूंगा। 137 अगर हम ओके इस साइकिल में रिवाइज करते हैं तो ये ब्रेन की लर्निंग के ऊपर बेस्ड है कि किस जी तरह से ब्रेन आपका ग्रास्प करता है। फिर साथ जी साथ जैसे पढ़ने की बात है तो बहुत एक साथ लंबी सिटिंग नहीं करनी होती है कि अगर आप बच्चा बैठा है तो 3 घंटे तक लगातार पढ़े जा रहा है, तो क्योंकि हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है, ग्रास्पिंग होती है, वो टाइम के साथ कम होती जाती है। तो हमें 45-50 मिनट्स का जो ब्रेक है, जी तो 45-50 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना होता है। जैसे आप ये देखिए कि स्कूल कॉलेजेस में भी जो पीरियड्स होते हैं ना, वो क्यों जी 40-50 मिनट रिवाइज होते हैं, जी क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का जो अटेंशन स्पैन है वो 40-50 मिनट बाद एकदम ड्रॉप डाउन होता है। जी तो आपको उस समय 5-10 मिनट का ब्रेक लेना होता है। जी तो और ब्रेक भी क्या होता है कि अगर आप उस ब्रेक को इस ढंग से समझें कि आपकी जो पढ़ाई, अगर आप एनालिटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज आप मैथ साइंस की चीजें कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब ये ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। लेफ्ट ब्रेन का की एक्टिविटीज हैं सारी की सारी। लेफ्ट ब्रेन मतलब जहां पर एनालिसिस की बात हो रही है। तो जी जब आप ब्रेन को 40-50 मिनट यूज करते हैं तो आपको यू नीड टू, जैसे हमारा मोबाइल नहीं होता है, कई बार मोबाइल जो है काम करते करते हीटअप हो जाता है, लैपटॉप जी हीटअप हो जाता है। तो इसको नॉट एग्जैक्टली हीटअप नहीं होता है वो, लेकिन थकता है। तो रेस्ट चाहिए आपको उसको। जी रेस्ट देना होता है। तो 5 से 10 मिनट अगर आप, मुझे लगता है संजीव पांडे सर जी के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, वो जल्दी कनेक्ट होंगे मुझे उम्मीद है। तब तक मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ बात को। हाँ, हाँ ये बीच में पता नहीं हाँ, कैसे डिस्कनेक्ट हुआ। कोई बात नहीं तो सर, होता है। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो थक जाता है, तो आपको उसको 40-50 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे तो आप राइट ब्रेन एक्टिविटी में एंगेज करते हैं। राइट ब्रेन एक्टिविटी गूगल भी कर सकते हैं बच्चे, कि जैसे म्यूजिक सुनना है,
या कुछ अगर डांस करना है, राइट ब्रेन एक्टिविटी मतलब क्रिएटिविटी वाली चीज, तो वो अगर आप करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एकदम ऐसे शांत होता है, देन इट बिकम्स अगेन वेरी एक्टिव, एंड उसमें फिर आपकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, अटेंशन होता है, बढ़ जाता है। तो ब्रेक लेके पढ़ना होता है। तो इस तरह से पढ़ने का अपना शेड्यूल बनाना है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आपने पूछा था कि अपनी हेल्थ के लिए जी, कि उनकी हेल्थ कैसे रहे, तो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हुई वेलनेस कोच, तो हम तो शारीरिक और मानसिक हेल्थ के ऊपर काम ही कर रहे होते हैं। तो बच्चों को जैसे अगर आप जंक फूड खाते हैं ना, अगर आप जंक फूड खाते हैं, जैसे अगर आप पिज्जा बर्गर ये वाला या प्रोसेस फूड खाते हैं, आजकल अल्ट्रा प्रोसेस फूड मिलते हैं बिल्कुल, जो जिनको चबाना भी नहीं पड़ता, केक खा लिया, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ये खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा उस खाने में मजा आता है, लेकिन जो उसका आफ्टर इफेक्ट है दैट मेक्स यू डल, वो आपको डल बनाता है। तो अगर आप इसके बनिस्बत अगर आप फ्रेश फूड खाते हैं, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाते हैं, उसमें भी अगर आप थोड़ा रॉ फूड खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, तो इनमें प्राण होता है। तो अगर हम यौगिक सेंस में देखें तो आप डायरेक्ट उन प्राण का इंटेक कर रहे होते हैं। प्रोसेस फूड्स में प्राण नहीं होता है, उसमें कैलोरीज हो सकती हैं और कुछ हो सकता है, लेकिन प्राण नहीं होता है। तो जब आप प्राणिक चीजें खाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो खाने के टाइप से डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, उससे आपकी एफिशिएंसी या पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है पानी, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कितना, हाइड्रेशन का मतलब चाय कॉफी नहीं है यहाँ पे, हाइड्रेशन का मतलब प्योर बॉडी H2O। तो अगर आप सफिशिएंटली हाइड्रेटेड हैं तो भी आपकी सेलुलर एफिशिएंसी अच्छी रहती है। तो हेल्थ के लिए ये बात हो गई। फिर आती है मेंटल हेल्थ की बात। मेंटल हेल्थ के लिए कई सारी चीजें, एक्चुअली क्या ये बड़ा विस्तृत इसका जवाब बनता है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, आप उसके बाद जो भी इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, स्ट्रेस को कम रखने के लिए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो कभी भी जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे पहले 5 मिनट 3 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट फूले। डीप ब्रीदिंग का मतलब ऐसे वाली ब्रीदिंग नहीं है, ऐसे ऐसे ये छाती फुलाना डीप ब्रीदिंग नहीं है, पेट फुलाना, पेट फूलना चाहिए। इनहेल करें तो पेट फूलना चाहिए। तो अगर आप 3 से 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो सेटल डाउन हो जाता है। नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कामनेस लाता है, तो वो आपका वो एक्टिवेट होता है, तो यू बिकम काम। तो दिस इज वन थिंग वन कैन डू। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शन्नु जी। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको, मुझे लग रहा है स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप जरा सा अगर पीछे हो जाएंगे तो आपका फेस पूरा आएगा, फेस आपका कट रहा है, आपको पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कुछ ये पता नहीं क्या। हाँ अच्छा, आपकी स्क्रीन में सही दिख रहा, तब ठीक है सर, तब ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे में थोड़ा सा आ रहा था तो ठीक है। अब आप कंटिन्यू करिए, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, मुझे लगा कि हमारे आपके स्क्रीन में सही आ रहा है तो ठीक है सर, फिर आप कंटिन्यू करिए। मेरी स्क्रीन में एकदम ठीक आ रहा है। ओके ओके ओके, देन फाइन। तो क्या है कि जो हाँ, दूसरा एक और जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भी और पेरेंट्स भी नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि स्लीप की इंपॉर्टेंस, नींद की जी। तो बच्चों को ये लगता है कि हम 5 घंटे 5.5 घंटे सो के 6 घंटे सो के काम चला लेंगे। एक आ गया इनका कि हमें तो ठीक दिख रहे हैं, चलिए तो दर्शकों को ठीक दिख रहे हैं, पास कर दिया। मेरे आई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो थैंक्स प्रीता जी। तो क्या नींद की इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज जो नींद होती है वो हमारा जो शरीर है, यानी शरीर मतलब जो फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसको और जो मनस्थिति है, दोनों को हील करती है जो नींद होती है। इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप बच्चे को ये कहना होता है कि आप कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लीजिए जी, और अच्छी नींद लीजिए। डीप स्लीप आनी चाहिए, अच्छी वाली नींद आनी चाहिए। तो नींद, और ये मत सोचिएगा कि जैसे कई बार पेरेंट्स को लगता है, मेरी बात होती है कई बार पेरेंट्स से कि बच्चा इतना सो रहा है तो इतने घंटे वेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कम सो के जो ब्रेन है, ब्रेन की एफिशिएंसी नीचे चली जाती है। बच्चा इंटेलिजेंट होगा तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। वेयरएज अगर आपका ब्रेन
रिफ्रेश्ड है, रिलैक्स्ड है, तो कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाता है। तो ये चीजें हैं जो वेलनेस से रिलेटेड हैं। अच्छी नींद, अच्छा फ्रेश रॉ खाना, जी मतलब रॉ की सलाद है, फ्रूट्स हैं, वो वाली चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, दैट अगेन क्रिएट्स द प्राणिक कंटेंट, तो जी वो खिलाएं। ये सब चीजों से आपको बच्चे, क्योंकि जब तक बच्चे में एनर्जी नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, तब तक वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये सब इंटरलिंक्ड चीजें हैं शरीर और मन के अंदर। तो ये अगर आप करते हैं तो बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ाई से संबंधित, वो बढ़ जाती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई। और मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट इस समय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th 12th 10th बोर्ड है या उसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो सर की इन बातों को जरूर ध्यान से सुने। और इस समय अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो इस रिकॉर्डिंग को जब मैं शेयर करूंगी तो देखें, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करके हम कोई भी चीज गेन नहीं कर सकते, स्कोर गेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी ठीक होना जरूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ कुछ सब्जेक्ट उनके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके लिए बहुत वो रोचक तरीके से उसको पढ़ते भी हैं, सीखते हैं। और कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उनके लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, केमिस्ट्री या फिजिक्स है, तो सब्जेक्ट तो उनके लिए इंटरेस्टिंग है, बट वो उसमें कोई एक चैप्टर है जो उनको अच्छा नहीं लगता है, या सब्जेक्ट है तो उसमें एक सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको पढ़ते रहते हैं, और जो डिफिकल्ट है उसको इग्नोर करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। तो उसको इग्नोर करके बाद में पढ़ने वाला तरीका सही है कि जब सब हो जाएगा तैयार तब मैं लास्ट में उसको पढ़ूंगा, या जो डिफिकल्ट चीज है या जो समझ में नहीं आता उसको पहले पढ़ के समझ लेना, और बाद में जो इंटरेस्टिंग या सरल चीजें, आसानी से समझ में आने वाली चीजें, उसको पढ़ना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव होगा? डिफिकल्ट चीजों को बाद में पढ़ना, सब कुछ तैयार करके लास्ट में बचे खुचे समय में पढ़ लेना, या जो डिफिकल्ट है उसको जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है उसी समय उसको पढ़ के तैयार कर लें, बाद में इजी चीजों को पढ़ें? इन दोनों में से क्या जरूरी है सर? शनु जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये दोनों सही भी हैं और दोनों गलत भी हैं। अब ये कोई भी चीज देखिए, इस संसार में ना कोई भी चीज जो है वो संपूर्ण तरीके से खराब और संपूर्ण तरीके से सही नहीं होती है। एक सापेक्षता का सिद्धांत होता है कि रिलेटिविटी प्रिंसिपल। तो रिलेटिव चीज है। अब इसको इधर से समझते हैं, देखिए कि अगर कोई मैं अगर स्टूडेंट हूं और मुझे सपोज 4 सब्जेक्ट्स, अगर सपोज पीसीएम है, चलिए और हम एक जेई के बच्चे की बात करते हैं यहाँ पे, अगर पीसीएम है या अगर नीट के बच्चे हैं तो वो पीसीबी लेके बच्चा बैठा हुआ है, तो जो सब्जेक्ट मुझे टफ लगता है, सब्जेक्ट सपोज मुझे पीसीबी के बच्चों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स उनको टफ लगती है, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स इन्वॉल्व होती है। मैथ्स तो वो 10वीं के बाद छोड़ चुके होते हैं। तो एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है नीट के बच्चों के साथ कि जिनको फिजिक्स में दिक्कत आ रही होती है। तो जो चीज है उसको पहले चीज की, इसको जनवरी के महीने में नहीं, क्योंकि ये दिक्कत तो शुरू से आ रही होती है, तो पहले से आप उसको एडिशनल रिसोर्सेज से, ना एडिशनल रिसोर्सेज क्या है कि जो आपके स्कूल के टीचर हैं या आपके कोचिंग क्लासेस के टीचर हैं, उस वहां तक आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको वो टफ लग रही होती है। तो एडिशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आजकल बहुत अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, फ्री के रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज से अगर आप पढ़ते हैं तो कितनी बारी वो चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। ये मैंने कई बच्चों को जब गाइड किया है तो वैसा हुआ है, दे हैव प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स, इससे इजी होनी शुरू हो गई। या कितनी बारी क्या होता है कि अगर इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ सम गुड टीचर, फिजिक्स के कई अच्छे टीचर हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का अच्छा लगना या गंदा लगना ना बहुत बारी बच्चों के साथ होता है, वो टीचर डिपेंडेंट होता है। अगर मुझे लाइफ में टीचर अच्छा मिला हुआ है उस सब्जेक्ट का तो मेरे को वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और अगर टीचर थोड़ा सा वो उतना मजेदार नहीं हो तो वो सब्जेक्ट से मेरी रुचि बनती ही नहीं है सब्जेक्ट को लेके। तो दिस इज वन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अनदर थिंग कि आपने बोला कि डिफिकल्ट चीज को पहले करें या ना करें, मैं अपनी डिफिकल्टी के हिसाब से मैं उसको नहीं एडवाइस देता हूं। एग्जाम के हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स एग्जाम में हमेशा आते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं,
और कुछ जी टॉपिक होते हैं जिसमें से कभी आएगा कभी नहीं आएगा। नॉर्मली इस तरह से होता है, क्योंकि पूरी बुक के हर चीज तो नहीं पूछते कभी भी। जी तो आपको ये देखना है कि अगर आपको डिफिकल्टी उन चीजों में हो रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सपोज हम ये जी एग्जांपल लें कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 टॉपिक्स हैं पूरे, 10 में से 4 या 5 वो हैं जो हर एग्जाम में अच्छे से पूछे हाँ जाते हैं, उसी में से मुझे एक टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो पहले मुझे उस टॉपिक को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द टॉपिक विच इज गोइंग टू कम। वो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो मैं उसमें रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे उसमें पीछे टाइम लगाना पड़ेगा। वेरएज अगर मेरे को उन टॉपिक्स में से हैं जिसमें जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, या आते हैं तो कम नंबरों के आते हैं, तो वहां पर अगर मुझे कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो उसको मैं पीछे छोड़ सकता हूँ, पहले मैं इनको देख लूं जो ज्यादा जी इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ये इसलिए मैंने बोला ये रिलेटिव चीज है कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सा बच्चा है, उसके हिसाब से हमें एक जुडिशियस डिसीजन लेना होता है कि भाई आपके लिए, आपके हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मोमेंट पर, तो जी उसके हिसाब से करना पड़ता है। जी सर। तनाव तो होता ही है, एग्जाम का नाम आते ही बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। और आज कई इस सेशन को मैंने 2 भाग में बांट रखा है। एक भाग में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से के बारे में, और दूसरे में हम पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक ही है सॉरी, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की साझेदारी। तो जब तक दोनों मिलकर तैयारी नहीं करेंगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो बच्चों बिल्कुल। की ओर से एक स्ट्रेस के बारे में आपने शुरू में बात की ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से उस बात पे आऊंगी कि स्ट्रेस कितना लेना जरूर, स्ट्रेस तो होगा ही होगा। तो क्या ये स्ट्रेस कभी कभी हमारे लिए फ्रूटफुल भी होता है, या हमेशा निगेटिव भी होता है कि स्ट्रेस लेके नुकसान में जाएंगे बच्चे? और जो एक फियर होता है कि क्या होगा, ये एक जो फियर है बच्चों के अंदर, कहीं ऐसा ना हो हमारे मार्क्स कम आ जाए, हमारे मैं सक्सेस ना हो, मैं पास ना हो पाऊं, इस तरह का एक फियर जो होता है वो। तो क्या जब बच्चे फियर और स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं, ये फ्रूटफुल है, या छोड़ दे जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, या बीच का रास्ता होता है कोई? ये आप बताएं प्लीज सर, कि किस तरह के बिल्कुल। मेंटल अपना स्टेबिलिटी बच्चों को बनाना चाहिए, कि हमें क्या करना है? जी जी जी। देखिए, बिना स्ट्रेस के कोई काम नहीं होता, बिना जी प्रेशर के कोई काम नहीं होता। अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। जी बिल्कुल तो सही है। प्रेशर होना तो जरूरी होता है, प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग हम लोग प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं। तो एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, मेरे ख्याल से हेंस साइले ऐसे कुछ नाम था, आई मे बी रॉन्ग विद द नेम आल्सो। उन्होंने एक जी कंसेप्ट दिया था यूस्ट्रेस का। यूस्ट्रेस मतलब EU और STRESS। जी तो स्ट्रेस मतलब ये है कि वो स्ट्रेस जिसको हम गुड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ओके उतना स्ट्रेस, वो स्ट्रेस मुझे मोटिवेट करे, पुश करे, प्रोपेल करे काम करने के लिए, और वो स्ट्रेस मेरे को तंग ना करे, तो वो यू स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। इसको हम गुड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। उसके जो बियॉन्ड स्ट्रेस है, जो मुझे एक्चुअली मानसिक तनाव में डालता है, जो जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिससे मेरी मानसिक शांति हिट होती है, और जब मानसिक शांति हिट होती है ना शनो जी, तो हमारा जी शरीर भी खराब होता है। जी तो इसलिए वो स्ट्रेस जो है, ये एक लिमिट से ऊपर अगर हम इतनी बैंडविड्थ रखें, यहां तक यू स्ट्रेस है, वेरी गुड स्ट्रेस, इसके बिना काम जी नहीं चलता, होना चाहिए। इसके ऊपर वाला जो स्ट्रेस है ये गड़बड़ है। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम करते हैं बात, तो वो इस स्ट्रेस को मैनेज करने की बात होती है। तो बच्चों को भी ये समझना होता है और पेरेंट्स को भी, कि हमें ये वाला स्ट्रेस जोन क्रिएट ना करें, और अगर करें जी तो थोड़ी देर के लिए हो, वापस आ जाए बच्चा। तो जी ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस का कि कितना होना चाहिए, राइट। अब आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, वो एक बार दोबारा पूछ लेंगे आप? मैं भूल गया हूँ। क्या हाँ, ये आपने क्या इससे पूछा? इससे फियर फियर जो मतलब एक फियर के साथ हाँ, बच्चा पढ़ता है कि क्या होगा। जी जी जी। तो एक फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का मतलब बच्चे का फेल होना नहीं है कि 12th में फेल हो गए, वो नहीं। जो आपका गोल है, जो भी आपका गोल है, वो अचीव होगा या नहीं होगा। मैं नीट का एग्जाम, मेरा मुझे कहीं मेडिकल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या मेरे को 12th के बाद अगर मुझे हिंदू कॉलेज में या दिल्ली में सेंट स्टीफेंस में एडमिशन चाहिए, CUET में मेरा आएगा नहीं आएगा इतना स्कोर। ये जो हम अपना 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 गोल तय करते हैं हम लोग, जी क्लैट का एग्जाम है तो मेरा NLU में होगा नहीं होगा। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये आपका अपना जो भी सेल्फ का गोल है, ये इसका फेलियर का डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। कि पहली चीज, आपको गोल को,
जब आप तैयारी कर रहे हैं गोल तो आपको रखेंगे, लेकिन जी अपने टाइमलाइन से आगे ना जाएं, जिसको हम कहते हैं ना कि डोंट पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, हॉर्स हैज टू बी बिफोर द कार्ड। तो जी जब आप ये करते हैं तो आप अगर मेरा अगले साल, अरे यार अगले साल जुलाई में मेरे रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा, अभी आप यूर इन जनवरी, अभी आप जनवरी में रहेंगे, तो आप ऐसे पाथ को ऐसे ही चलाइए जो इस समय आज की डेट में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करिए। क्योंकि जो रिजल्ट होता है इस तरह के एग्जाम्स में, रिजल्ट जी हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होने का मतलब मेरी टोटल मेहनत पे डिपेंडेंट नहीं होता। 12th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम अगर मैंने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, 99.9% चांस है कि मेरे अच्छे एग्जाम आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर आदमी अलग अलग, पूरे इंडिया भर में बच्चे compete कर रहे हैं, तो हमें जी नहीं पता कि हमारा कंपटीशन का लेवल क्या है। तो हमें अपना बेस्ट करना होता है, जी अपना बेस्ट करना होता है, हमें फल की चिंता नहीं करनी होती। जैसे जो अपने हमारे भगवत गीता में कहते हैं ना कि हाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं स्कूलों में कई बार बोलता हूँ लोगों को कि आप, कृष्ण क्या कह रहे हैं वहां पर अर्जुन को कि तुम यार युद्ध कर लो, फल की चिंता मत करो, तुम अपना धर्म पूरा करो, धर्म युद्ध है, तुम अपना धर्म पूरा करो। अब जी क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में गीता अपनी जगह पे है, कृष्ण ने झूठ भी नहीं बोला। तो हमारे लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी पेरेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, क्या ये असली में संभव है कि मैं फल की चिंता ना करूं, काम करूं? तो कहीं अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ हो जाती है। या तो हम श्लोक को गलत समझ रहे होते हैं कि फल की चिंता मत करो। फल की चिंता कृष्ण का मतलब यह है कि फल की चिंता करने का नहीं है, फल तो जो आएगा वो आएगा। फल की चिंता नहीं करने का मतलब कब चालू होता है? व्हेन आई डू माई बेस्ट। जब मैं जी अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, जो भी मेरे अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर लूं, और फिर फल जो आएगा वो नियति है या फल ईश्वर है का प्रसाद। जी वो कृष्ण का मतलब है वहां पे। इसलिए उन्होंने बोला धर्म धर्म युद्ध, तुम अपना काम कर लो। तो बच्चे को भी ये समझना है कि मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करूं, और पेरेंट्स को भी ये समझना है कि अपने हिसाब से और बच्चे की क्षमता के हिसाब से रियलिस्टिकली करें। वन, पेरेंट्स के लिए, अभी हम पेरेंट्स पे शिफ्ट होने वाले हैं तो हाँ वहीं जी से बिल्कुल लेकिन पेरेंट्स के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे की क्षमता के हिसाब से रियलिस्टिक गोल मेकिंग होनी चाहिए, वन। दूसरा, अपने बच्चे के माध्यम से अपनी अपने जो ड्रीम्स हैं या जो आप जीवन में नहीं कर पाए उनको अचीव करने की कोशिश मत करिए। मुझे इतने जी लोग बिल्कुल मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं आईआईटी में नहीं जा पाया, मेरा बच्चा जरूर जाएगा जी। अरे जी ऐसे थोड़ी होता है। बच्चा जो चाहेगा, बच्चा जो करना चाहता है, उसकी क्षमताओं के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से उसे अपनी जीवन जीना है। मैं अपने बच्चे के ऊपर अपने सपने नहीं थोपता हूं। दैट जी शुड बी द पेरेंट्स ऑब्जेक्टिव। तो हमें कंट्रोलर नहीं होता बनना होता, पेरेंट्स को कंट्रोलर नहीं बनना होता है, फैसिलिटेटर बनना होता है। फैसिलिटेटर मतलब कि बच्चों के साथ सहभागी होना है। जो भी हमने गोल बनाया है, बच्चे का गोल है, उसमें सहभागिता करनी है, कंट्रोल नहीं करना है। तो जी थोड़ा इस तरह बिल्कुल से करना होता है, तो फेलियर का फिर डर खत्म हो जाता है। और फेलियर है भी ना, तो हम फेलियर, कोई भी एक फेलियर किसी को डिफाइन नहीं करता है शनु जी। जी फेलियर डज नॉट डिफाइन यू। आप किसी भी फेलियर से बहुत बड़े होते हैं। सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं, एक बार, जी दो बार, पता नहीं कितनी बार, लेकिन जी उन्होंने बहुत नाम भी कमाया बाद में। तो फेलियर इज नॉट अ फेलियर एक्चुअली। बिल्कुल सही है जी बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे पेरेंट्स के लिए एक जो मैंने सवाल रखा हुआ था उसका जवाब आपने दे दिया कि हमें बच्चों की क्षमता के अनुरूप ही उनसे उम्मीद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने गोल डिसाइड कर लिया है कि हमारा बच्चा ये अचीव करेगा, हमने नहीं अचीव किया तो हमारे बच्चा अचीव करेगा, या अपने से कंपेयर ना करके भी सिर्फ बच्चे के लिए गोल निर्धारित कर देते हैं, बजाय ये सोचने के कि हमारे बच्चे की कैपेसिटी क्या है, वो कितना अचीव कर सकता है। तो पेरेंट्स को ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये हम यहीं से शिफ्ट हो जाते हैं पेरेंट्स की ओर कि उन्हें ये जी गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी अपने बच्चे के लिए वो उसका गोल निर्धारित कर दें। उसकी अपनी जो कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से स्वयं वहां तक पहुंचेगा। तो पेरेंट्स को उनके एग्जाम के पहले या उनका फ्यूचर डिसाइड करने से पहले ये खुद सोचना चाहिए कि उनके बच्चे की कैपेसिटी क्या है। पेरेंट्स के लिए हमारा दूसरा सवाल है सर, जी कंपैरिजन। ये एक बड़ा नॉर्मल सा टास्क है
कि लोग अपने बच्चों का कंपैरिजन हमेशा दूसरे से करते हैं। अपने बच्चे की अचीवमेंट उनको नहीं दिखती है, दूसरे के बच्चे का अचीवमेंट ज्यादा दिख जाता है। अपने बच्चे ने अगर 95% लिया तो वो उनको तब कम दिखने लगेगा जब पड़ोसी का बच्चा 97% या 98% लेकर के आता है। तो ऐसे में बच्चे का की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। किसी बच्चे ने अच्छा कर लिया है तो उसके पीछे रहने वाला जो बच्चा है, उसके साथ का जो बच्चा है जिसको इस बार एग्जाम देना है, उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है कि उसने अच्छा कर लिया है। पेरेंट्स का बार बार ये सुनाई देता है कि देखो उसने 98% लिया है तो तुमको कम से कम 99% लेना है, या उसने इस बार ये इंपॉर्टेंट एग्जाम निकाल लिया है तो तुमको भी निकालना है। जी जी, ये कंपैरिजन कितना घातक है बच्चों के लिए, या कितना मोटिवेशन क्रिएट करता है, या उनके लिए नुकसानदायक होता है, बताइए सर। आमतौर पे तो घातक ही होता है जानवी जी। मोटिवेशन तो शायद इक्का दुक्का ही कोई आदमी इस तरह से नहीं, एक्चुअली कहा कहने का तरीका और किस ढंग से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है उस पे बहुत जो भाषा होती है ना पेरेंट्स, बच्चों के प्रति जो भाषा है बच्चों से यूज करने वाली, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कंपैरिजन कहीं पर काम भी करता है और कंपैरिजन कहीं पर अधिकतर जगह नुकसान करता है। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन अगर करना है तो अपने आप से करवाना होता है, यानी जिसको एक बोला जाता है कि जो प्रोसेस बेस्ड आपको एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है, या प्रोसेस बेस्ड इवन जो हम प्रेज भी करते हैं ना किसी की, तो प्रोसेस बेस्ड करनी होती है। आपको ये करना है कि पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चा जहां पर भी था, सपोज कोई बच्चा 82% नंबर लेके आता है, तो बच्चे को आप सीधा 92% या 98% के लिए ना बोलें, आप बच्चे को बोलें बेटा अगले एग्जाम में 82 से 85 का एम करते हैं यार, ठीक है। तो 82 से 85 का जो है इंक्रीमेंट बढ़ाना उसको रियलिस्टिक है और वो बच्चा कर सकता है अगर हम अगेन बच्चे को सपोर्ट करें, बच्चे को प्रॉपरली उससे पेरेंटिंग का बड़ा स्किल सीखना पड़ता है हमें यहाँ पे। तो इसलिए कि अगर हम बच्चों को सही ढंग से थोड़ा सा उत्साहित करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो 82 से 85 पॉसिबल है, फिर नेक्स्ट में 85 से वो 87 पे आ सकता है। तो ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है। इसको जापान में उन्होंने एक शब्द दे रखा है काइजन। काइजन मतलब होता है इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट। क्योंकि कोई आदमी ऐसे जंप नहीं मार सकता कि मैं 80 से सीधा 98 पे आ जाऊं, अरे नहीं होता भाई, जादू थोड़ी है। तो इसलिए काइजन का प्रिंसिपल लगाइए, छोटी छोटी इंप्रूव करिए और उस इंप्रूवमेंट को, उसके बच्चे की जो मेहनत है वो, उसको मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ, उस बच्चे की जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करें, नंबर को ना करें कि अरे तेरे 84 आए, 84 नहीं, तेरे 82 से 84 आए हैं, हम 84 पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसकी उस 82 से 84 का जो प्रोसेस था, जो उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी कि बेटा बहुत अच्छी मेहनत करी है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे में तुमने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया, तुमने अपने शरीर को अच्छे से मैनेज किया। अगर हम इसकी प्रशंसा करते हैं तो हम प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें नंबर पे नहीं जाना। मार्क्स की वैसे ही आप देखिए कि जो नई पॉलिसी आई है, और वैसे भी दिल्ली और अब जो दिल्ली वाले डीयू वगैरह में तो मार्क्स की इंपॉर्टेंस, 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया उन्होंने। अब वो सीयूटी के एग्जाम थ्रू डीयू में एडमिशन होता है, तो मार्क्स से कोई मतलब नहीं किसी के अगर 92% आ रहे हैं या 88% आ रहे हैं या 96% आ रहे हैं, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज कैसी है, लर्निंग कैसी है उस बच्चे की, वो इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये वाला कंपैरिजन अपने आप से कंपैरिजन बच्चे का कराएं और काइजन का प्रिंसिपल लगाएं, तो प्रेशर कम क्रिएट होता है, बच्चे में हीन भावना कम आती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की परवरिश में, और खास करके एग्जाम के टाइम में। और बच्चे सफल हो तब तो हर पेरेंट्स खुश होता है, लेकिन बच्चे की असफलता, चाहे वो किसी 1-2% की असफलता है या 50 से 80 से 50 की असफलता, जो भी असफलता, तो असफलता वो तो डिफाइन नहीं कर सकते हम कि कौन सफल है कौन असफल है। किसी के लिए 80% ही बहुत बड़ी सफलता होती है, किसी के लिए 99% भी कम होता है कि 100 क्यों नहीं आया। इस बारे में मुझे याद आता है सर, मैंने एक बार अनुपम खेर सर का वो इंटरव्यू देखा था, सुना था लाइव, तो उन्होंने अपने असफलता की कहानियों पे किताब लिखी है।
और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी उनकी कि उन्होंने ये कहा कि अपने सफलता की कहानी तो सभी सुनाते हैं, लेकिन अपनी असफलता की कहानी कोई नहीं सुनाता। जबकि हम सफलता की कहानियों से उतना नहीं सीखते हैं जितना हम असफलता की कहानियों से सीखते हैं, क्योंकि जब हम असफलता की कहानियां सुनते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी किताब उन्होंने लिखी थी, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये बहुत अच्छी बुक है, मुझे लगता है ये हर बच्चों को पढ़ना चाहिए कि असफलता से हम कितना कुछ सीख सकते। और एक और बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि जब वो कहीं से अनसक्सेस होकर के आते थे, क्योंकि वो फील्ड इंडस्ट्री में है तो नाटक में और उसमें ड्रामा वगैरह में बहुत काम किया, तो कई बार वो जाते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था, या और भी कई जगहों पे जब वो कभी हार के या असफल होके आते थे तो उनके फादर उनका वेलकम करते थे, एक फूल दे करके, मिठाई दे के, कोई गिफ्ट दे करके वो उनका घर में वेलकम करते थे। तो अनुपम जी ने ये कहा कि मैं इन चीजों से इतना मोटिवेट हो जाता था कि मुझे मेरी असफलता लगने के बजाय और मुझे मोटिवेट करती थी और मैं आगे बढ़ता था। तो ये चीज पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और, पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया है या एक महंगे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया है तो अब तो उसकी सफलता पक्की है 100%, बजाय वो ये देखने कि उस जहां पे उन्होंने जिस कोचिंग सेंटर में बच्चे को डाला है वहां पे उसी लेवल के और उससे हायर लेवल के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कोचिंग सेंटर में डाल दिया तो रिजल्ट आना ही आना चाहिए, और रिजल्ट ना आने के बाद फिर वो बच्चे को भी घुमा फिरा के कहते हैं, कोचिंग सेंटर को भी कोसते हैं कि इतना पैसा दे दिया रिजल्ट कुछ नहीं आया। ये यहाँ पे पेरेंट्स को अपने आप को किस तरह से सेट करना चाहिए कि कोचिंग सेंटर में डालने के बाद भी अपने बच्चों को कितना मॉनिटर कर रहे हैं, बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है वहां पे उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और इस चीज को अपने माइंड में वो ना बना लें कि कोचिंग में डाल दिया तो हमारा बेटा आईएएस पीसीएस और जेईई नीट सब कुछ निकाल लेगा। यहाँ पे उनको अपना माइंड सेट किस तरह से करना चाहिए और कैसे मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कोचिंग सेंटर में जाने के बाद भी वो कितना कर रहा है। गुड गुड। देखिए, जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था ना शर्मा जी, तो मेरे फादर एक अच्छी बात बोलते थे, कहते कि जब तुम, यानी मेरे से बड़े भाई थे वो भी सिविल सर्विसेज में गए जी उससे कुछ साल पहले, तो उसके टाइम में भी, भाई के टाइम में भी, मेरे समय में भी, तो मेरे फादर का एक बहुत सिंपल सा होता था कि केवल ये सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा है, पूरा घर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है जी, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो तैयारी है ना, ये एक अनुष्ठान बन जाता है। अनुष्ठान जैसे यज्ञ करते हैं ना, हिंदुओं में यज्ञ होता है, सब लोग अपनी अपनी आहुति डालते हैं, कोई घृत लेके बैठता है, कोई सामग्री लेके बैठता है, कुछ और करता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को यज्ञ में आहुति डालनी होती है, तो अनुष्ठान में हर व्यक्ति को काम करना होता है। या जैसे गांव में, जब पहले के टाइम में, अभी भी गांव में होता होगा, मतलब मैं तो अब शहर में आ गया इसलिए पता नहीं, कि किसी के घर में शादी होती थी ना, या कोई भी फंक्शन होता था, इवन अगर 13वीं भी होती थी, तो वो गांव का फंक्शन होता था, हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता था, खाने से लेके लेबर तक जी। तो ये अनुष्ठान होता था, तो अनुष्ठान का महत्व होता था। तो ये कोई भी बच्चा जब कोई इस तरह की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है तो ये अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठान में पूरे घर को लगना होता है। तो पहली चीज तो ये है कि ये नहीं कि भाई आपने स्कूल में करा दिया, कोचिंग में करा दिया, तो आपका काम तो हो गया जी, अब तो तुम जानो और कोचिंग वाले जाने, नहीं। यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट कंपटीशन। पेरेंट्स की को कह रहा हूँ, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप घर में तनाव मुक्त वातावरण रखें, आप बच्चे को उस तरह का, जो मैंने बोला ना कि कंट्रोलर नहीं, फैसिलिटेटर होना, तो फैसिलिटेट करें बच्चे की उस जर्नी को, और उस जर्नी को फैसिलिटेट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको अच्छी ट्यूशन, अच्छी किताबें, अच्छा वाईफाई, आजकल तो वाईफाई के बिना तो कुछ नहीं होता है, तो अच्छा वाईफाई वो नहीं, अच्छा खाना, अच्छा और कुछ वो तो है ही, उसके साथ साथ उसको ये एश्योरेंस कि तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा जो सही में हार्डवर्क है, दैट इज व्हाट वी वांट, वी आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट। तुम ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हो, हम सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट। ये नहीं होगा तो अगले साल करेंगे, ड्रॉप ईयर ले लेंगे, बहुत लोग लेते हैं। अगर तब भी नहीं होगा तो कुछ और दरवाजा खोलेगा। अभी आपको मैं एक बच्ची की बात बताता हूँ, वो बच्ची मेरे से जुड़ी थी बहुत साल पहले, एक दिल्ली के प्रतिभा विकास विद्यालय की जी। तो
मेरे घर के पास में भी रहती थी, तो आती थी घर में। तो उसका बड़ा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस करना है उसने। तो पीसीबी वाली बच्ची थी। 1 साल दिया, नहीं हुआ। अगले साल दिया, नहीं हुआ। मेरे पास आती रहती थी, हम लोग नीचे सोसाइटी में मैं वॉक करते थे, उसको कुछ 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 मोटिवेट करता था। फिर वो बच्ची ने, मैंने कहा तू एक काम कर, एक वहीं पास में ही एक कोचिंग ट्यूशन वाला इंस्टीट्यूट था, कोचिंग वाला, नीट वाला कुछ ट्यूशन वाला, जो बच्चे 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते थे वहां। मैंने कहा तू ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे बच्ची उन बच्चों को। उसने 1 साल ट्यूशन पढ़ा, और बहुत इकोनॉमिकली बहुत अच्छे साउंड फैमिली से नहीं थी, तो उसने 1 साल ट्यूशन पढ़ाई। कहते अंकल पैसे मैंने कमा लिए थोड़े से। मैंने कहा वेरी गुड। साथ साथ जब आप ट्यूशन पढ़ा रहे, 11th 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो आप उसी लेवल की आपको भी तैयारी करनी थी, विजन हो रही है। पढ़ाते हैं ना किसी को, तो आपको माइंड क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और अब अभी उस बच्ची का मेरे पास फोन आया, मैं उसमें मांडू में था उस समय, एमपी में। उसका फोन आया कि अंकल नाउ आई एम लिविंग माय ड्रीम। मैंने कहा कर लिया। तो इस साल उसका सरकारी कॉलेज में, क्योंकि लास्ट ईयर उसका प्राइवेट कॉलेज लायक नंबर आया था, वो नहीं गई क्योंकि पैसे नहीं थे, दोबारा दिया। फिर उसने अब फाइनली शी इज इन गवर्नमेंट कॉलेज, कलकत्ता के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रही है। वो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है अभी। बहुत अच्छा। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि साल खराब हो जाएंगे, एज हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके एफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। रिजल्ट आ जाएगा, और ये नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। जीवन रुकता नहीं है, एक दरवाजा बंद होता है तो 2 और खुल जाते हैं। तो किसी भी चीज पे ना बहुत हाई स्टेक्स मत बनाइए कि अगर ये नहीं होगा तो बस जिंदगी खत्म है, मतलब इसका दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इतना जरूर है कि बच्चों को अगर हम निष्ठा से मेहनत करना सिखा पाए, अगर हम अपनी पूरी पेरेंटिंग में बच्चे को निष्ठा से मेहनत करना सिखा देते हैं, तो वो पेरेंटिंग कंप्लीट हो गई। क्योंकि उसके बाद बच्चा अपना अपना कुछ ना कुछ कर लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं बना, क्योंकि उसको काम करना आता है, उसको ईमानदारी से मेहनत करना आता है, वो कर लेगा अपना जीवन ठीक ठाक। तो ये इन संग से अगर आप माहौल देते हैं तो चीजें अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात कही। और इसी बात के साथ ही ये भी है कि बच्चों को सिर्फ अंक छापने की, नंबर छापने की मशीन ना बनाए। सिर्फ नंबर लेके कोई भी बच्चा कभी सक्सेस नहीं होता है। नंबर के साथ साथ उन्हें सामाजिकता, परिवार में अपना दायित्व निभाना, किस तरह से सामाजिक जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, उसको झेलना, ये सब भी सीखना आना बहुत जरूरी है। तो जब हम सिर्फ बच्चों को पढ़ना ही सिखाते हैं, तो बच्चे ये जो सामाजिक प्रेशर है वो नहीं झेल पाते हैं, पारिवारिक दायित्व उठाने से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा तो सारा योगदान सिर्फ पढ़ाई के लिए है, और मैं अगर पढ़ाई में अच्छा कर ले रहा हूँ तो मैं सबकी नजरों में बहुत अच्छा हूँ। तो बच्चों को कहते हैं अंक छापने की या नंबर छापने की मशीन न बनाए, उन्हें साथ साथ सब कुछ सिखाएं, ताकि वो जब एक बार अच्छा नंबर पाके एक अच्छे पोजीशन पे, मान लीजिए डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो वहां पे जो ऑफिस के अंदर का एक प्रेशर होता है, ऑफिस के अंदर का जो माहौल होता है, वो जब तक बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं जिएगा तब तक वहां पे वो जाके नहीं। कई बार होता है कि बच्चे नंबर तो पाके कॉलेज में पहुंच गए, लेकिन कॉलेज का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने कर तो लिया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, वहां का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, वहां का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। तो और फिर वहां जाकर के वो कभी कॉलेज छोड़ के आते हैं, या कई बार ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जो कि सुनने में ही बहुत दर्दनाक होता है। तो जिस समय वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय उनको इन चीजों को भी अगर सिखाने की कोशिश करेंगे, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरी करने की उनके अंदर एक और जिम्मेदारी डालेंगे, तो जिम्मेदारियों को वहन करना और प्रेशर को झेलना वो सीख पाएंगे। तो सिर्फ पढ़ाई ही उनके लिए जरूरी नहीं है। इस बात का हमें लगता है पेरेंट्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। अच्छा सर, आप लाइफ एंड वेलनेस कोच हैं, तो एज ए लाइफ एंड वेलनेस कोच आप बच्चों को फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को किस तरह से बैलेंस करें? इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्या करें। अब ये चूंकि एकदम एग्जाम का टाइम चल रहा है, इस समय बच्चे सचमुच बहुत परेशान होंगे। वो उनको लगता होगा हम दिन रात से पढ़ाई कर लें ताकि हमारा अच्छा नंबर आ जाए। तो एट प्रेजेंट टाइम को ध्यान में रख के आप बताइए कि वो किस तरह का अपना टाइम टेबल बना लें। ये हालांकि इस पे हमने शुरू में चर्चा आपसे हो गई है, लेकिन फिर भी अब इस पे थोड़ी सी और चर्चा मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चों को मैं देख रही हूँ तो उसके हिसाब से किस तरह से वो अपना शेड्यूल बना लें। ओके,
देखिए बच्चा अगर घर पे रह के जब पढ़ाई कर रहा है, आखिरी के स्टेज में बच्चे घर पे रहते हैं, तो एक तो जो समय का निर्धारण है, अपने जो एक्टिविटी टाइम टेबल जिसे हम बोलते हैं, वो जी एफिशिएंट टाइम टेबल बनाए। फिर जो हमारी यूजुअल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं जो नहाने में ही 20 मिनट एक आधा घंटा लगा रहे हैं, ना ये जी वेस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको जी ये देखना है कि जो जो एक्टिविटीज आप अदरवाइज करते हैं उसमें से आप कितना समय बचा सकते हैं। जी तो वो जो आप अगर बचाना सीख लेते हैं तो वो समय आपका पढ़ने में इस्तेमाल होता है। वन दूसरा, हमने पहले बात की थी कि लगातार ना पढ़ें, 2 घंटे लगातार ना बैठें, 40-50 मिनट्स में उठें, 5-7 मिनट का ब्रेक लें, अगेन कम बैक। दूसरी चीज। जी तीसरी चीज ये कि अ, बीच में ना फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। जैसे जी बच्चों को ये लगता है, मैंने बहुत बच्चों में देखा है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको बोलते हैं ना ये बड़ा पढ़ाकू बच्चा है, ठीक है। तो पढ़ाकू बच्चे ना बॉडी के लिए कुछ नहीं करते। और आज की जी डेट में क्या है, जो बच्चे, ज्यादातर बच्चे जंक फूड वाले हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे ना ओवरवेट हैं। जी तो ओवरवेट बच्चा, मैं चूंकि ओवरवेट क्यों हुआ है, वो जंक फूड खा के हुआ है अगर, जी तो उसमें लेथार्जी का एलिमेंट आएगा। जी तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का खाना, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी दूसरी चीज, फिजिकल एक्सरसाइज 5-10 मिनट की सुबह शाम अगर बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसका रीजन बताता हूं कैसे फर्क पड़ता है। मानसिक स्थिति में फर्क पड़ता है फिजिकल एक्सरसाइज से। आपकी जो स्ट्रेस लेवल होता है उस पे फर्क पड़ता है। कैसे? आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी बह रही है ना, जब हम मन का काम करते हैं, मन का मतलब ब्रेन रिलेटेड काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जी एनर्जी, मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इज बीइंग स्पेंट ऑन द ब्रेन वर्क। तो और उससे स्ट्रेस भी हो रहा है, तो फिर स्ट्रेस के ऊपर भी आएगा, क्योंकि वो फियर आना शुरू हो जाएगा। और कि क्या होगा, मेरे नंबर कम आएंगे तो मम्मी डैडी मुझे, ऐसा तो नहीं कि मुझे वो कंडम कर देंगे, ऐसा तो नहीं, जी ये अलग तरह का प्रेशर आ गया। तो आपकी एनर्जी उस पर जा रही होती है ना। जब आप फिजिकल काम करते हैं या 2 गेम टीटी के खेल के आ जाते हो, तो उस समय क्या होता है कि फिजिकल हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी फिजिकल वर्क के लिए यूज हो रही है, तो वहां से वो फ्री हो जाता है। जैसे हमने वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाली बात की थी ना शुरू में, जी तो जी वहां से आपकी एनर्जी इधर शिफ्ट हो जाती है फिजिकल लेवल पे, तो ये पार्ट एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो जो आपने बोला ना मेंटल हेल्थ जी के लिए ये काम करना होता है कि आपको बीच बीच में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ नहीं है तो म्यूजिक लगा के डांस कर लो। जैसे बच्चे हैं, बच्चे आजकल डांस करते हैं, मैं भी करता था। जी आता नहीं है मुझे, लेकिन मैं करता था, क्योंकि मैं स्टेज में थोड़ी करना है मुझे तो डांस अपने लिए करना है। मुझे कोई जी डांस वांस नहीं आता था, मैं तो सिर्फ डांस करता था जैसा मुझे आता था वैसा। तो वो कर लीजिए, लेकिन इंटेंसिव इंटेंसिव डांस, थिरकने जी वाला नहीं। तो जब हम इंटेंसिव डांस करते हैं, इंटेंसिव एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो चैनलाइज हो जाती है। तो आप पॉजिटिव होती रिलैक्स, है जी पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं। तो आपको जी इस ढंग से चीजें करनी होती है। ये सब आर्ट है सीखने, चीजों को सीखने का। तो इसको हम लाइफ स्किल्स बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें सीखने वाली हैं, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें नॉर्मल जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है स्कूल कॉलेज का, या इवन घरों का भी, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता है, तो ये हमें नहीं सिखाई जाती है। तो इसको सीखना पड़ता है। तो सीखिए, अवेलेबल हैं चीजें आज की डेट में मार्केट में, तो उसको सीखें और उसको बच्चे की तरक्की के लिए यूज करें। जी जी बहुत सही। और एक मैं पेरेंट्स की तरफ से एक और सवाल पूछूंगी कि कई बार होता है कि बच्चे की मतलब पेरेंट्स के जो शब्द होते हैं बच्चों के लिए भगवान के शब्द होते हैं। जी अगर वो उनकी तारीफ कर देते हैं तो बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं, और माँ और पिता के मुंह से निकला एक निगेटिव शब्द बच्चों को बहुत पीछे ले जाता है। तो उनके जो एब्सोल्युटली। शब्द होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों को इनकरेज और डिस्करेज करने के लिए, दोनों के लिए। तो कई बार बच्चे पेरेंट्स इस तरह के वर्ड यूज कर देते हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, या उसको देखो उसने कर लिया तुमने नहीं किया, या तुमको भी यस। करना है, हर हाल में करना है, ऐसा ना हो कि तुम वो उसने कर दिया और तुमने नहीं किया। दूसरी तरह से पेरेंट्स यूज करते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए। तो ये दो तरीके के सेंटेंस हैं। दूसरी तरफ होता है कि कई बार ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंट्स हो जाते हैं कि अपने बच्चे को किसी तरह से भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, कि हमारा ऐसा ना हो कि मेरे कोई शब्द उसे हर्ट कर जाए, तो वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और बच्चों की छोटी सी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं उसकी, चाहे वो सफलता है या कोई भी एक अच्छा काम उसने कर दिया, तो उसको जी जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देते। ऐसा काम ज्यादातर कोचिंग सेंटर वाले भी करते हैं
कि मैं देख रही हूँ आजकल कोचिंग में अगर बच्चे ने एक एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर लिया तो उसके पोस्टर निकाल के कोचिंग सेंटर के बाहर लगा देते हैं, उसे ट्रॉफी देने लग जाते हैं, शील्ड उनको पहना देते हैं। तो उससे बच्चे के अंदर एक ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सुपीरियर, अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करने लगता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अब इसमें इसका कई बार निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है कि उसने कम मेहनत तो कम की, लेकिन उसको तारीफ इतनी ज्यादा मिल गई कि वो रिवर्स होने लग जाता है, फिर बजाय और मेहनत करने के रिवर्स होने लगता है। तो ऐसी जगहों पे पेरेंट्स को अपने शब्दों पर किस तरह का नियंत्रण रखना चाहिए और किस तरह के शब्दों का यूज करना चाहिए बच्चों के सामने, और उनकी सफलताओं को कितना बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस पे थोड़ा सी बात आप करना चाहेंगे आपसे सर? देखिए, बच्चे की सफलता जो है ना, वो दुधारी तलवार की तरह काम करती है। जैसे आपने बोला कि अगर वो कोचिंग सेंटर में उसके अच्छे नंबर आ गए तो कई बार रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो वो जी सफलता की जो दोधारी तलवार है, उसने अपने को काटना शुरू कर दिया है। जी सफलता को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एनकरेजमेंट के हम आगे नहीं जा पाते। तो ये तो तय है। अब तरीका कैसा है? क्या मैं उसकी सफलता, यानी उसके नंबरों को या उसकी फर्स्ट पोजीशन को, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, या मैं उसके एफर्ट की प्रेस कर रहा हूं? इवेंट प्रेस और एफर्ट प्रेस। जी इवेंट प्रेस क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, क्योंकि इवेंट प्रेस का मतलब कि अगर मैं फर्स्ट आ जाता हूं तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं अरे तू फर्स्ट आ गया यार, तू तो फर्स्ट आता है। नाउ जी मेरे दिमाग में वो फर्स्ट की अप्रिसिएशन जा रही है, यानी मैं लिंक कर रहा हूं एज ए चाइल्ड, मैं लिंक कर रहा हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं जब मैं फर्स्ट आ रहा हूं। तो अगर मैं थर्ड आता हूं, जो बिल्कुल चांसेस होते हैं कभी भी, जी तो मेरी अपने पेरेंट्स से आंख मिलाने की क्षमता कम हो जाती है। मुझे लगता नहीं है अरे होती यार, जी मेरे को अच्छा नहीं समझेंगे। तो जी ये जो, जब हम रैंक को, जब हम इस तरह की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बजाय अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि इस बारी मैं फर्स्ट आया हूँ, रिजल्ट एक ही है, पहले भी फर्स्ट की बात कर रहे थे, अभी भी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, बट मेरे पेरेंट्स मेरे फर्स्ट के ऊपर बात नहीं करते। वो अगर ये कहते हैं कि यार इस बार तुमने ना मेहनत बहुत अच्छी करी है, मेहनत, तुमने टाइम को अच्छे से यूज किया है और तुमने बहुत लगन से मेहनत करी है, तुमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रेफर करे, मैं तुम्हें देख रहा था कि रोज तुम अलग से आधा घंटा रिवीजन करते थे। यानी जो उसका उसका जो मेहनत है ना, उसको पिन पॉइंट करना, वो जो चीज होती है वो बच्चे के ऊपर, इसको हम प्रोसेस प्रेज बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस प्रेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं फर्स्ट आता हूं या 10th आता हूं, मेरा अगर एफर्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो मुझे अपने एफर्ट को डबल करना या एटलीस्ट बढ़ाने में मुझे उसकी प्रेरणा मिलती है, मुझे आई गेट इंस्पायर्ड फॉर दैट। जी तो वो जो चीज होती है, ये तरीका है शब्दों का, वन। दूसरा, जैसे आपने बोला कि तेरे बस का कुछ नहीं है, ये जो नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करनी होती, क्योंकि पहली चीज एक हमें मतलब पेरेंट्स को समझनी होती है कि मार्क्स is not equal to intelligence, one, and intelligence and marks together are not equal to future success, guaranteed जी future success। ये नहीं है, ये डिलिंक्ड चीजें हैं, इनका आपस में ऐसे कंपल्सरी लिंक नहीं है। जी मेरे घर में, मेरे अपने घर की बात बता रहा हूं कि जहां पर एक बच्चा 12वीं के बाद स्कूल नहीं जाता है, ड्रॉप आउट, 12th के बाद ड्रॉप आउट, कॉलेज भी नहीं जाता, लेकिन जी उसके अपने स्किल्स इतने अच्छे थे, उसके अपने जो कॉन्फिडेंस अच्छा था, उसके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे थे, उसके मार्केटिंग के, लोगों से कन्विंस करने के, लोगों से बात करने के लिए वो जो है वो बहुत अच्छे थे। कुछ साल जरूर धक्के खाए, जीवन ने उसको बहुत कुछ सिखाया, और ही एंडेड अप क्रिएटिंग हिज ओन कंपनी, और उसने कंपनी में एमबीएज एंगेज करे। ही वाज गुड नॉट इवन ए ग्रेजुएट, he जी was not even a graduate, और वो एमबीए एम्प्लॉय करता है, 45 लोगों की कंपनी चलाता है बंदा। तो गुड ये लिंक नहीं है। हमें आज की डेट में पेरेंट्स को, तो आपने पहले बात बोली थी ना कि किस पढ़ाई के साथ साथ कौन सी एजुकेशन, तो लाइफ स्किल से सिखाना, बच्चों की जो सॉफ्ट स्किल से सिखाना, ठीक है, ये वाले जो स्किल्स है बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग प्रॉपर नहीं हो सकते। वन, डॉक्टर सब लोग नहीं हो सकते, चाहे हम डॉक्टर्स की लाइन में लगे हुए हो, सब लोग नीट का एग्जाम दे रहे हो, है ही नहीं, सीटें ही नहीं है, इंजीनियरिंग की सीटें नहीं है, डॉक्टर की सीटें नहीं है, लॉ की सीट, लिमिटेड चीजें हैं, सारी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हमें ये समझना है कि बच्चे को हमें आगे के लाइफ के लिए फ्यूचर रेडी बनाना होता है।
जी उसके लिए तैयार करना है बच्चे को, मार्क्स के लिए या उस आउटकम के लिए तैयार नहीं करना है। और खास तौर पे अब आज की डेट में अगर हम 21st सेंचुरी के ये एक वो हो गया 25 जी साल हो गए एक इस शताब्दी के, जी जी जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस ढंग से एआई आ रहा है, तो आपको ये भी समझना है कि जो जॉब आपको लग रहा है ना कि आप अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर लेगा तो हो गया, सेट हो गई जिंदगी, नहीं है। आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर लेता है 5 साल में आउटडेट हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे उसको, हो सकता है 5 साल नहीं, 5 साल भी ज्यादा बोल रहा हूँ। तो जी आज की डेट में आपको अपने बच्चे को फ्यूचर रेडी करने के लिए एडेप्टेबिलिटी सिखानी होती है कि फिक्स नहीं करना है। और जैसे हमारे टाइम में था ना कि अगर इंजीनियरिंग के तौर पे, चलो मैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विस चला गया, अलग बात है, बट अगर जो मेरे साथ के इंजीनियर थे तो इंजीनियरिंग करने के बाद एक बार ही मतलब वन स्किल लाइफ कट गई, जी अब नहीं होने वाला। अब अब नहीं आपको होगा ये। मल्टी स्किल वाली पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो एडेप्टेबिलिटी है, चेंज करना, मल्टी डायमेंशनल होना, वो जी जरूरी है। साथ एक और इम्पोर्टेंट है, मैं जब कॉर्पोरेट वालों को जब सिखाता हूँ तो उनको एक बात हमेशा बोलता हूँ, इतने सक्सेसफुल आईआईटी कानपुर के बंदे, 32 साल का आईआईटी कानपुर का लड़का मेरे वेलनेस प्रोग्राम में है, वो बंदा इतना सक्सेसफुल, मैसिव पैकेज है बंदे का, और बॉडी का बैंड बजा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल खतरनाक गंदा, HbA1c जो शुगर का द्योतक जी होता है खराब, राइट, लिवर प्रोफाइल खराब। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप 2 करोड़ रुपए कमा लो साल के भाई, उससे क्या हो जाएगा? जी आप अल्टीमेटली यू आर नॉट अर्निंग फॉर योरसेल्फ, यू आर अर्निंग फॉर दोस फैंसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जी खुद के लिए पैसे कमा रहे हो, यू आर देयर एम्प्लॉय। आपको लग रहा है कि आप अपने लिए कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो अपने लिए। तो आज की डेट में बच्चों को अगर हम अपनी हेल्थ के लिए अवेयर कराना सिखा देते हैं, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज पेरेंट्स। तो एजुकेशन को होलिस्टिकली लें, केवल ये मार्क्स छापना और ये कि ये एग्जाम निकाल दे बेटा, इससे कुछ नहीं होने वाला। जी जो आपने बोला था ना कि हॉस्टल में जाके कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, नौकरी में आने के बाद भी हो जाती हैं। अभी कुछ साल जी पहले यूपी कैडर के आईएएस कलेक्टर ने रेल के आगे आके आत्महत्या कर ली थी। जी अपना बिल्कुल। जीवन नहीं संभला, आईएएस है, आप डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हो और आपने अपना जीवन नहीं संभला, आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण था, बट जो भी है, आत्महत्या सोल्यूशन नहीं था। आत्महत्या जीवन में किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल तो नहीं। कहीं ना कहीं फेल हो गए हम, अपने को संभालने में फेल हो गए। तो ये सारा एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन केवल मार्क्स का खेल नहीं है, स्कूल या कॉलेज का खेल नहीं है। एजुकेशन मतलब जीवन को जीने की कला सिखाना। उसमें जी ये किताबों वाली पढ़ाई है ना, वो सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी जी हिस्से बहुत हैं और उतने ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और हमारा ये सेशन अंत की ओर है, तो बस अब मैं लास्ट में आपसे कहूंगी कि सॉरी, एक समरी, जो हमारी आज की बातचीत हुई उसकी एक समरी, 2 शब्द में बच्चों के लिए और 2 शब्द में पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सचमुच इस समय दोनों ही काफी प्रेशर में होंगे, दोनों ही काफी तनाव में होंगे। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स दोनों के लिए बोलिए, जो उनकी तैयारी में और आगे एग्जाम के समय जाने के लिए उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करे, पेरेंट्स के लिए एक गाइड का काम करे, बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करे। एक समरी के रूप में आप जो भी कहना चाहें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे बड़ा है वो डिफरेंट सा एग्जांपल। बच्चों के लिए जी वो मैसेज है कि आजकल के बच्चों ने वो शायद मूवी नहीं देखी होगी, बट मैं मूवी का देता हूँ, जिन्होंने देखी है वो उसको रिलेट करेंगे। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, शराबी। जी उसमें वो शराबी था और बड़ा मल्टी मिलियनर टाइप का आदमी, वो होटल का मालिक भी होता था। तो जब वो जी होटल में उतरता था तो वहां गेटकीपर था, उसमें मुकरी नाम का एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बंदा था। जी जी तो उसमें वो गार्ड था, तो उसकी ऐसे मूछें थी ऐसे करके। जी अमिताभ बच्चन जब उतरता था तो उसकी मूछों को ऐसे करता था जी कि मूछें हो तो नथुलाल की वरना ना हो। जी ना हो। जी ये आपको याद होगा, जी आपके समय की मूवी। बिल्कुल याद है, हाँ, हमारे इस टाइम की पिक्चर हमने देखी भी है। जी तो मूछें हो तो नथुलाल की वरना ना हो। अब ये ना जो हो। चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी इसका मैं जो कैसे इसका मैसेज क्या है, हर एक के लिए, ये केवल बच्चों के लिए नहीं, हर एक के लिए है। हम्म, मूछें हो तो नथुलाल की वरना ना हो, यानी जो काम करो वो अच्छे से करो वरना मत करो। जी जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करो वरना मत करो। ड्रामा नहीं करना है। जी बच्चों को अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाई करनी है।
टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है। यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। सो जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। दैट इज द वे टू सक्सेस। और सक्सेस तभी आती है जब मैं अपना बेस्ट करता हूं अंडर अवेलेबल सर्कमस्टांसेस। अगेन, मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसी से। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता कि वो पड़ोसी का बच्चा तो 12 घंटे पढ़ता है, मैं 8 घंटे पढ़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, तो मैं 8 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। माँ को देखना पड़ता है, ठीक? तो मेरा 8 घंटे मेरा बेस्ट है, जैसे 12 घंटे शायद उसका बेस्ट है। डोंट हैव टू वरी, डोंट हैव टू कंपेयर। तो जो करें बच्चे वो बेस्ट करें, जो कर सकते हैं उसको बेस्ट करें। वन, ये तो बच्चों की बात हो गई। पेरेंट्स के लिए आपका काम बच्चे के थ्रू अपनी जिंदगी जीना नहीं है। वन, इस अवेयरनेस को लाइए। सेकेंडली, बच्चों के भविष्य की जो एंजाइटी है ना, वो मत लाइए अपने अंदर, क्योंकि ये जो एंजाइटी होती है ये बिल्कुल एक ना नॉन वर्बल तरीके से बाहर जाती है आपके। इसके ऊपर पूरी साइंस है, तो कभी किसी और सेशन में हम बात करेंगे, अगर करेंगे तो। ये पूरी साइंस है, ये कोई ऐसी जादू नहीं है। तो हमें अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को नहीं लाना है, क्योंकि वो स्ट्रेस नॉन वर्बल रूप से बच्चे पे चले जाता है। और बच्चा चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखिए, घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखिए, बच्चे के एफर्ट्स को प्रेज करिए, बच्चे को सपोर्ट करिए, बच्चे के खाने पीने में को सपोर्ट करिए, ठीक है? दैट इज द जॉब ऑफ द पेरेंट। रेस्ट, यू आर नॉट रनिंग द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है, आपके थ्रू आया है, यस, लेकिन अपना भाग्य लेकर आया है। अगर वो सही ढंग से कदम उठाता है तो वो अपने जीवन का पर्पस अचीव कर पाता है, अपने जीवन की जो नियति है उसको कर पाता है। तो आपका काम एज ए पेरेंट, एज जस्ट फैसिलिटेटर है, कंट्रोलर या वो नहीं है, ड्रीमर नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के थ्रू जीने की कोशिश करें। तो ये पेरेंट्स का काम है। टीम वर्क है, जैसे मैंने बोला कि मेरे फादर कहते थे भी घर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो टीम वर्क है, तो टीम के है। और सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि अच्छे से हेल्दीली हैप्पीली अपने एग्जाम की तैयारी करें। सक्सेस अपने आप आएगी जीवन में, अपना काम करते रहिए। और पेरेंट्स को भी यही कहूंगा मैं कि भाई आप बच्चों को सपोर्ट करिए, बच्चों की जो भी गतिविधियां हैं उनको सपोर्ट करिए, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव शब्दों के साथ उनका मार्गदर्शन भी करिए और उनका उत्साहवर्धन भी करिए। सो दैट इज द जॉब ऑफ द पेरेंट। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और यही बात मैं भी इस मंच के माध्यम से अपने पेरेंट्स और बच्चों से कहूंगी कि जो भी करो पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ और जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। रिजल्ट चाहे जो भी है वो मुझे स्वीकार है। नंबर कुछ कम भी आ गए तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा अभी सर ने भी कहा और मैं भी यही बात मानती हूँ कि नंबर किसी का भविष्य नहीं निर्धारित करता है। नंबर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो अभी आपने एक स्टूडेंट का एग्जांपल भी दिया है कि वो ग्रेजुएट भी नहीं है और वो कितनी बड़ी कंपनी चला रहा है। तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स नहीं है, डिग्री नहीं है, बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मार्क्स को अपना भविष्य मत मानिए। और पेरेंट्स, जैसा कि सर ने भी कहा और मैं भी वही बात करना चाहूंगी कि पेरेंट्स भी एक एक्स्ट्रा उम्मीद बच्चों से न लगा के रखें, उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करें, लेकिन इतना ज्यादा उनसे उम्मीद न लगाएं कि वो अपने सफलता को एक बोझ समझने लगे कि मुझे बिल्कुल हर हाल में इसको हासिल ही करना है ताकि वो अपना अच्छा दे सके। तो सर, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं एक बार उन सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ वर्मा शैल जी जुड़ी हैं, उन्होंने हमारे पूरे कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखा और अपने राय भी दिया है। प्रीता पवार जी हैं, इन्होंने हमारी वार्ता को मीनिंगफुल बताया है। प्रीता जी फरीदाबाद के कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो उन्हें ये सब्जेक्ट निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। पनिता सिन्हा जी हैं, इन्होंने भी ध्यान से हमारे कार्यक्रम को पूरा देखा है। प्रीता पवार जी ने कहा है कि भोजन पर ही स्वास्थ्य निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन मस्तिष्क तैयार होता है। वर्मा शैल जी ने हमारे आपके टिप्स को उपयोगी बताया है। पनिता सिन्हा जी ने भी टिप्स को यूजफुल बताया है। और प्रीता पवार जी ने कहा है वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स।
आपकी जो भी बातें स्टूडेंट्स के लिए कही इन्होंने। रितु पांडे जी, इन्होंने कहा वी कैन सी हिम क्लियरली, जब हम आपके उसकी बात कर रहे थे सब तब उनकी कमेंट है। प्रीता जी ने भी यही कहा है कि पिक्चर सही आ रही है। परिणीता सिन्हा जी ने भी वही कहा। हरीश पांडे जी, इन्होंने लिखा क्वाइट यूजफुल टिप्स। सक्षम जी एग्री हैं आपकी बातों से। और प्रीता पवार जी ने कहा है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नो डाउट पेरेंट्स बच्चों के जीवन में हर कदम पे अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स आपकी टिप्स को बताया है। प्रीता जी ने फिर से लिखा वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस आर हार्मफुल। बिल्कुल सही बात कही है, जिस पे हमने चर्चा भी की है कि एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखनी चाहिए जो नुकसान न पहुंचाए। अजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी वेरी यूजफुल टिप्स कहा है। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी ने ग्रेट टॉपिक कहा है। परमिंदर कौर भाटिया जी हैं, ये भी स्कूल में टीचर रह चुकी हैं, इन्होंने लिखा है एफर्ट प्रेज इज मोर इम्पोर्टेंट नीडेड इन एग्जाम फॉर सक्सेसफुल लाइफ। और इन्होंने फिर से लिखा है कांट बी डन, इट शुड बी चेंज्ड इन पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कॉन्फिडेंस, एफर्ट, स्किल और डूइंग वर्क, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस फेल्योर टू फॉरवर्ड स्टेप फॉर नेक्स्ट सक्सेस। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहे, और जो इस समय नहीं जुड़ पाए हैं, मैं निश्चित रूप से चाहूंगी कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये वीडियो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। और कई बार चीजें हम जानते भी हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब सामने से कोई बोलता है, कहता है, हम उस बात को सुनते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपनी लाइफ में ढालने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आज आप आए और इस परीक्षा के एग्जाम के सीजन में एक माहौल बनाया कि किस तरह से हम अच्छा अपना दे सकें, बच्चे अपना अच्छा दे सकें, पेरेंट्स अच्छा योगदान दे सकें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगामी फिर आपके लायक किसी टॉपिक पे मैं आपको मंच पे आमंत्रित करूंगी, तो उम्मीद करती हूँ आप जरूर हमारी आमंत्रण स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को हमारी और सर की शुभकामना है कि वो अपना बेस्ट करें और लाइफ में एक सफलता हासिल करें। एक बार फिर से धन्यवाद और गुड नाइट।